से नफरत करता था। अवनी और गौतम को एक कोने में बात करते हुए देखकर नील छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। देखते ही देखते उसकी नजर नेकलेस के बॉक्स पर चली गई। बॉक्स के अंदर चमचमाते नेकलेस को देखते ही वो शॉक्ड रह गया। उसने अगले ही पल आगे आकर गौतम के हाथ से वो बॉक्स छीन लिया। इतना महंगा नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? वापस दो, मैंने कहा वापस दो। वापस दे दूं? पहले ये बताओ ये तुम्हारे पास आया कहां से? मैं कहीं से भी लाया हूं, इससे तुम्हें क्या? मैंने कहा वापस दो। ये कहते हुए गौतम नील से नेकलेस छीनने लगा, लेकिन नील ने अगले ही पल उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। कहीं तुमने इसे चोरी तो नहीं किया? ये सुनते ही अवनी की आंखों की कोर गीली हो गई, क्योंकि गौतम के पास नील की बातों का कोई जवाब नहीं था। गौतम क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर तुम ये नेकलेस कहां से लाए हो? सच सच बताओ, क्या सच में तुमने ये नेकलेस चोरी किया है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी नीच हरकत करोगे। नहीं अवनी, मैंने ये नेकलेस चोरी। अच्छा, तो अब मैं समझा। तुमने नेकलेस दहेज के सामान में से चुराया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं अभी तुम्हारी असलियत सभी को बताता हूं, चोर साला। इससे पहले कि गौतम अपनी बात अवनी को समझाता, नील मौका देखकर परिवार के बाकी लोगों के पास चला गया, जो इस वक्त मुंशी जी को छोड़ने के लिए गेट के पास खड़े थे। दादी साहब, आप सब लोग गेट पर खड़े हैं और यहां इस गौतम के बच्चे ने दहेज पर हाथ साफ कर लिया। ये देखिए कितना महंगा नेकलेस चुराया है। नील की आवाज सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगे। एक के बाद एक पार्टी में बड़े बड़े झटके लगते जा रहे थे, लेकिन इस बार बात बहुत बड़ी थी। नेकलेस देखते ही गायत्री देवी की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। क्या गौतम अवनी के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? आखिर अब क्या बड़ा होने वाला था पार्टी में? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? नील की बात सुनते ही सभी लोग घर के अंदर जमा हो गए। सभी की तीखी नजरें देखकर अवनी का मन सहम चुका था। वो शर्मिंदगी से किसी को देख भी नहीं पा रही थी। ये देखिए, हमारा प्यारा घर जमाई कितना बड़ा हाथ मारने जा रहा था। किसी की नजर यहां नहीं थी और इसने हाथ साफ कर लिया। अच्छा हुआ मैंने इन भाई साहब को देख लिया, वरना पता नहीं इसका और क्या क्या दहेज का सामान चुराने का इरादा था। ये बात सुनते ही शनाया ने नील के हाथ से नेकलेस ले लिया और उसे ध्यान से देखने लगी। शनाया ने गुस्से में अपनी दादी से कहा, दादी साहब, वही 13 लाख वाला नेकलेस है जो मुझे ज्वेलरी स्टोर में पसंद आया था। ये देखिए, इस घर जमाई ने लाख 2 लाख पर नहीं, सीधा 13 लाख पर अपना हाथ मारा है। गायत्री देवी ने उसी वक्त अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और घूरकर गौतम को देखने लगी। शनाया अपनी बात कहते हुए गायत्री देवी के पास आ गई और रोते हुए बोली, जरूर राठौड़ परिवार को पता होगा कि मुझे ये नेकलेस बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने खास मेरे लिए इसे यहाँ पैक करवा कर भेजा है। लेकिन इस गौतम के बच्चे की नजर हमारी सारी चीजों पर है। दादी साहब, अब पुलिस को फोन कीजिए। इसे आज के आज पुलिस के हवाले करना होगा। अगर आज इसे छोड़ दिया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। शनाया की बात सुनकर गायत्री देवी गुस्से में गौतम और अवनी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे घर की खुशियां तुमसे बर्दाश्त नहीं होती क्या? यह आवाज सुनकर अवनी का दिल सहम गया। गीता और अनिल की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ पूछती, अवनी ने धीमी आवाज में कहा, गौतम, सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये नेकलेस कहां से आया? मैं अगर कुछ कहूंगा तो तुम मेरी बात का यकीन करोगी? अवनी बिना इस बात का जवाब दिए गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। ये मुझे किसी और ने दिया है, खास तुम्हें देने के लिए। अच्छा, वाह, तुम जैसे फालतू आदमी को कोई इतनी महंगी चीज क्यों देगा? यहाँ पार्टी में बाकी सब लोग मर गए हैं क्या? कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो जो हमें पच जाए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये नेकलेस अवनी के लिए ही आया है। और यहाँ राठौर परिवार की तरफ से जितने भी गिफ्ट्स आए हैं उसकी वजह भी अवनी ही है। अगर अवनी यहां नहीं आती तो ये गिफ्ट भी यहां नहीं होते। गौतम की बात सुनते ही सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रघुवीर और सिद्धार्थ के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी।
लेकिन अवनी को अब तक गौतम की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। उसने मौका देखते ही मुंशी जी को वापस आने का मैसेज कर दिया। गौतम बस बहुत हुआ। आखिर और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती हो रही है? बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी दादी के पैरों में गिर के माफी मांगो। मैं सच कह रहा हूँ अवनी, ये नेकलेस मैंने चुराया नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम पुलिस को बुला सकती हो। शनाया ने गुस्से से कहा, हाँ वो तो हम करेंगे ही। आज तुम यहां से बचकर नहीं जाने वाले। ये कहते हुए शनाया अपना मोबाइल निकालकर पुलिस का नंबर डायल करने लगी, लेकिन अवनी ने उसी वक्त उसे रोक दिया। 1 मिनट शनाया, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। शनाया गुस्से में बोली, अब साबित होने को क्या बाकी रह गया है? तुम्हारा पति चोर है, चोर था और चोर ही रहेगा। शनाया ने यह कहते हुए नंबर डायल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को फोन लगाती, उसे मुंशी जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। मुंशी जी को वापस पार्टी में देखकर गायत्री देवी हक्की बक्की रह गई। आज ये हो क्या रहा है? इससे पहले कि गायत्री देवी आगे आकर मुंशी जी से कुछ पूछती, मुंशी जी ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। उनकी आंखें गुस्से में लाल थीं। इतने बड़े एम्पायर के मालिक गौतम की बेइज्जती होते वो देख नहीं पा रहे थे। सब वापस ले चलो, कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ आप? ये सब मैं प्लीज, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मुंशी जी की बात सुनते ही सभी गार्ड्स ने हॉल में रखे हुए गिफ्ट्स को वापस गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। रघुवीर और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त सिद्धार्थ मुंशी जी को समझाने के लिए आगे आ गया। सर क्या हुआ? आप किसी बात पर नाराज तो नहीं हो गए? अगर कुछ बात हुई है तो हम बैठकर सुलझा लेते हैं। मेरे डैड राठौड़ फैमिली को अच्छे से जानते हैं। कौन है तुम्हारे डैड? मैं तुम्हारे डैड को जानता भी नहीं हूं, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। राठौड़ परिवार की तुम जैसे लोगों के साथ जान पहचान। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मुंशी जी का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगी, लेकिन गौतम शांत खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। वहीं अवनी और उसके परिवार के लिए ये सारी बातें हैरान कर देने वाली थी, लेकिन गायत्री देवी अपने परिवार की खुलेआम बेइज्जती होते नहीं देख पा रही थी। रघुवीर जी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रघुवीर ने मौके की नजाकत को देखते ही अपना सिर झुका लिया। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसके मुंह से एक भी शब्द निकलते ही उसका झूठ पकड़ा जाएगा। नील अब तक गायत्री देवी को देख रहा था। वो अपनी बहन और दादी का मायूस चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने मुंशी जी से आकर कहा, सर मेरी बात सुनिए। हम लोग दरअसल हट जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये बात कहते हुए मुंशी जी गौतम को देखने लगे। उसी वक्त गौतम ने शनाया की तरफ इशारा कर दिया। मुंशी जी की नजर अचानक ही शनाया के हाथ में पकड़े नेकलेस पर चली गई। ये नेकलेस तुम्हारे पास कहां से आया? मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नेकलेस इस गौतम ने चुराया था और हम इसलिए पुलिस। साफ मालूम पड़ रहा था कि नील को बात घुमाने का मौका मिल गया था, लेकिन मुंशी जी ये बात सुनते ही गुस्से में लाल हो गए। किसने कहा कि नेकलेस इन्होंने चुराया है? सर, नील ठीक कह रहा है। ये नेकलेस अगर मेरे हुक्म ने यहां आने के लिए नहीं कहा होता तो मैं कभी आपके दरवाजे पर कदम नहीं रखता। ये बात कहते हुए मुंशी जी गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। अचानक ही उनकी नजर अवनी पर चली गई। अवनी को देखते ही उन्होंने शनाया के हाथ से नेकलेस ले लिया और अवनी के पास चले गए। मिस अवनी, मुझे माफ करना, आपको बेवजह इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल ये नेकलेस छोटे हुक्म ने खास आपके लिए भेजा है। मुंशी जी की इस बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी को यकीन हो चुका था कि कुछ देर पहले जो गौतम बोल रहा था वो सही था, लेकिन अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे लिए भेजा है? लेकिन क्यों? ये बात सुनकर मुंशी जी गौतम को देखने लगे।
क्योंकि हमारे छोटे हुक्म आपको पसंद करते हैं और इसलिए उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा नजराना भेजा है, और ये सारे गिफ्ट भी उन्होंने ही यहां भेजे हैं। गायत्री देवी ये बात सुनते ही हैरान रह गए। साथ ही गीता और अनिल को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी अवनी को थी, क्योंकि जिस आदमी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था, अवनी ने आज तक उस आदमी को देखा भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन है आपके छोटे हुकुम? ये सवाल सुनते ही मुंशी जी और गौतम एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम ने उसी वक्त इशारे से अपने बारे में बताने से मना कर दिया। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, अभी मुझे चलना चाहिए। ये बात कहते ही मुंशी जी तुरंत वहां से निकल गए। अवनी एक पल के लिए खामोश खड़ी थी। आज उसके सामने एक ऐसा सच था जिसे वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगले 1 साल बाद इसी सच्चाई से उसका सामना होने वाला था। अवनी को इस बात का ख्याल आते ही मुंशी जी को रोकने के लिए वो गेट से बाहर जाने लगी। लेकिन बिना आपके हुक्म के बारे में जाने मैं ये नेकलेस नहीं ले सकती। मुंशी जी वहां से जा चुके थे। अब सभी लोगों की नजर अवनी और गौतम पर टिकी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा चुका था। उसी वक्त गौतम ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, अवनी, मैंने कहा था कि मैंने नेकलेस नहीं चुराया। गौतम की आवाज सुनते ही अवनी को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने नजर आ रही थी। गायत्री देवी सिर्फ पैसों के पीछे ही भागती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके दिमाग में पैसों का भूत बढ़ता जा रहा था, और अब तो अवनी जैसा बहुत बड़ा बैंक उसके सामने था, जिस पर जोधपुर का शाही परिवार दिल लुटा बैठा था। ये बात सोचते ही उसके दिल में अवनी के लिए अपना नजरिया चेंज हो गया, और उन्होंने प्यार से अवनी के कंधे पर हाथ रखा। अवनी, तुमने कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि तुम इतने बड़े परिवार को जानती हो, और तो और दादी सा, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे खुद इस बात का कुछ अंदाजा नहीं है। बस अब कितना छुपाओगी? सच कहूँ तो गलती मेरी ही है। मैंने कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, हमेशा तुम्हें डांटा। बेटा, मुझे माफ कर दो, लेकिन इस तरह अपनी दादी सा से कुछ छुपाओ तो मत। अचानक गायत्री देवी का बदला हुआ रूप देखकर शनाया का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वहीं गीता और अनिल हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। एक ही झटके में पार्टी में आए हुए लोगों की नजरों में अवनी के लिए इज्जत बढ़ गई, और गीता ये मौका हाथ से नहीं जाने देने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि गीता आगे कुछ बोलती, अवनी ने कहा, दादी सा, अब मैं कैसे समझाऊं कि मैं... ठीक है अवनी बेटा, अब अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल। मासा, अब अवनी की उम्र ही क्या है, और ऊपर से मेरी बेटी मेरी तरह ही इतनी ब्यूटीफुल भी है। हो सकता है अवनी ने जोधपुर के छोटे हुकुम को नहीं देखा हो, लेकिन उनकी नजर तो मेरी बेटी के ऊपर पड़ गई है। ये बात कहते हुए गीता गायत्री देवी को देखने लगी। अवनी बेटा, देख, तकदीर खुद तेरे पास आई है, इसीलिए आज मेरी बात को मत टालना। तू प्लीज इस गौतम को डिवोर्स दे दे, और जोधपुर के छोटे हुकुम, जिंदगी में पहली बार तुम्हारी माँ ने कोई ढंग की बात की है। मेरा भी यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके इस गौतम को तलाक दो। वैसे भी जब से तुम्हारी इससे शादी हुई है तब से... गायत्री देवी गौतम के पास आकर उसकी आंखों में देखने लगी। अवनी अब गौतम के खिलाफ नहीं सुन सकती थी। वो अगले ही पल गौतम और गायत्री देवी के बीच आकर खड़ी हो गई। बस दादी सा, इस बार गौतम की कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसे इतना कुछ कहा, लेकिन अब और नहीं, और मैं गौतम को डिवोर्स नहीं देने वाली। अवनी की आंखों में खुद के लिए गुस्सा देखकर गायत्री देवी का चेहरा तमतमा गया। परिवार में आज तक किसी ने भी गायत्री देवी की बात काटने की हिम्मत नहीं की थी। तुम जैसी बित्ते भर की लड़की की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बात बीच में काटी।
मैंने सोचा तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तो अकल बची होगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे बाप की तरह बिल्कुल खाली है। अरे जब अपने पति की इतनी ही पड़ी है तो फिर शादी के बाद अपने पीछे आशिक क्यों लगा रखे हैं? बाहर चक्कर चलाने से पहले कम से कम अपने पीछे लगे नाम का तो ख्याल कर लेती। कम से कम हमारी इज्जत तो बची रहती। एक के बाद एक गायत्री देवी ने बंदूक की गोली की तरह कड़वी बातें बरसाना शुरू कर दिया। अवनी की आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। गौतम अवनी को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। साथ ही अनिल और गीता को भी इन बातों से बहुत बड़ा धक्का लग चुका था। अनिल ने उसी वक्त आगे आकर अवनी के कंधे पर हाथ रख दिया। मासा, बहुत हुआ, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। अगर हम आपकी नजरों में इतने ही अखरते हैं तो हमें यहां होना ही नहीं चाहिए। ये बात कहते हुए अनिल और गीता अवनी को लेकर वहां से निकल गए। गौतम भी बिना कुछ कहे उनके पीछे चला गया। उन्हें जाते हुए देखकर गायत्री देवी की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में आने की सोचना भी मत। क्या गौतम अवनी की बेइज्जती का बदला लेगा? आखिर क्या होगा गायत्री देवी का अगला कदम? अवनी और गौतम के जाते ही पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा चुका था। वहीं गायत्री देवी की आंखों में अब तक गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन इस पूरे तमाशे के चलते आज शनाया की सगाई खराब हो चुकी थी। घर आए हुए मेहमानों के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ पंडित के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, और इस नाराजगी को देखकर शनाया अंदर ही अंदर अवनी और गौतम को कोस रही थी। अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा देखते ही नील ने आकर उसे गले लगा लिया। शनाया, बस, अब रोने की जरूरत नहीं है। अब रोएगा तो ये गौतम और उसके साथ साथ उसकी प्यारी पत्नी अवनी। ये बात कहते हुए नील एकटक गेट के बाहर देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी ने बाहर निकलते ही अपने चेहरे से आंसू साफ कर लिए। कुछ ही देर में सभी कार में बैठकर घर की तरफ निकल गए। अवनी अपने कहे हुए शब्दों पर पछता रही थी जो उसने गौतम से कहे थे। उसने गौतम को कार चलाते हुए देखकर कहा, गौतम, तुम्हें नील से उलझने की जरूरत नहीं है। उससे जितना हो सके दूर ही रहना। हाँ अवनी, लेकिन मैं बस यही समझा रहा था कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। उसके लिए सॉरी, लेकिन उससे जितना हो सके दूर रहना। उसका उठना बैठना गुंडों के साथ है। अगर उससे पंगा लिया तो वो बदला जरूर लेगा। मुझे बचपन से नील पसंद नहीं। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा। गीता और अनिल कार की बैक सीट पर चुपचाप बैठे थे। गीता की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन वो शायद घर पहुंचने का ही इंतजार कर रही थी। वहीं अवनी अभी तक नेकलेस अचानक गौतम के पास आने की बात पचा नहीं पा रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा राठौर परिवार के साथ क्या रिश्ता है? आखिर उस आदमी ने इतने सारे लोगों में तुम्हें ही क्यों वो नेकलेस दिया? ये बात सुनते ही गौतम का मन हुआ कि अवनी को आज अपनी सच्चाई बता दे, लेकिन अगले ही पल उसे दीपशिखा का ख्याल आ गया, जिसके साथ उसे 1 साल बाद शादी करनी थी। इस बात का ख्याल आते ही उसने अपने आप को रोक दिया। नहीं अवनी, मैं तो जानता भी नहीं राठौड़ फैमिली को। कल जब तुम सब लोग चले गए थे तब मुझे वो बुजुर्ग आदमी ज्वेलरी शॉप पर मिला था और उसी ने मुझे वो नेकलेस दिया। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता वो वहां से निकल गया। उसने बस इतना ही कहा कि नेकलेस तुम्हें दे दूं। सच में यही बात है? सच में यही बात है। अभी तुम्हारे सामने तो उस आदमी ने खुद कहा। गीता ने ये बात सुनते ही भौहें चढ़ा ली और बड़बड़ाने लगी। अच्छा हुआ नेकलेस ही दिया। बम दिया होता तो ये आदमी उसे भी घर ले आता। अकल तो वैसे भी नहीं है इस आदमी में। पता नहीं भगवान जब अकल बांट रहे थे तब ये आदमी कहाँ गया था। अवनी अपनी मॉम की बात को नजरअंदाज करके गौतम को समझाने लगी। गौतम का भी ध्यान कार चलाने में ही था। गौतम, ऐसे किसी से भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि लोग तुम्हारा कैसे फायदा उठा लेते हैं। आइंदा जब तक सामने वाले से कोई जान पहचान ना हो तब तक उससे कुछ मत लेना। हाँ, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गौतम से बात करने के बाद अवनी कार से बाहर देखने लगी।
वो समझ गई थी कि मुंशी जी के पास गौतम से अच्छा जरिया नहीं था अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि मुंशी जी ने गौतम के कहने पर ही ये सारा नाटक खेला था। वहीं दूसरी तरफ गौतम कार चलाते हुए बार बार अवनी को देख रहा था। अवनी से झूठ बोलने की बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। अवनी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन क्या करूं, इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर तुम्हें सच बताता हूं तो मुंशी जी से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा, इसलिए अगले 1 साल तक मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। ये बात सोचते हुए गौतम एक टक खाली सड़क में देखने लगा। देखते ही देखते उसने कार घर के बाहर लगा दी। अग्रवाल हाउस से वापस आने के बाद सभी के चेहरे पर मायूसी छाई थी। सभी एक एक कर घर के अंदर चले गए। रात हो चुकी थी। गीता ने अंदर कदम रखते ही गौतम के ऊपर एक खड़ूस सास की तरह ताने बरसाने शुरू कर दिए। गौतम भी सिर झुकाए सुनता जा रहा था। शक्ल तो देखो इस ढीठ की, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बेशर्मों की तरह खड़ा है, मुंह में जैसे दही जमा रखा हो। अवनी के पूजनीय दादाजी ने अगर इस महान हस्ती से मेरी बेटी की शादी न कराई होती तो आज मेरी बेटी भी किसी बड़े घर की बहू होती। बड़ा घर तो छोड़ो, हमें तो अपने ही घर में एक भूत पालना पड़ रहा है। गौतम, बस बहुत हुआ। बहुत तोड़ ली तुमने घर बैठकर मुफ्त की रोटियां। तुम्हारी वजह से हमें हर वक्त लोगों के सामने जलील होना पड़ता है, इसलिए अब कहीं ना कहीं जाकर जॉब ढूंढो। हमारी हालत तुम जानते ही हो। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुफ्त में तुम्हारा भी पेट भरे। अरे अगर आज इसके पास कोई ना कोई नौकरी होती तो उस सिद्धार्थ को इतना कुछ कहने का मौका तो नहीं मिलता। मॉम, डैड, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं जहां भी जॉब के लिए जाता हूं वहां बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो फिर साफ बोल दो कि जिंदगी भर हमारे सिर पर ही नाचना है। छोड़ो गीता, तुम भी कहां भैंस के आगे बीन बजा रही हो। गौतम ने अपना सिर शर्म से नीचे कर लिया। अवनी बिना कुछ कहे उसे देख रही थी। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है नौकरी ढूंढने की। कोई ऐसी वैसी नौकरी करोगे तो भी लोग ताने देंगे। उन्हें तो नया टॉपिक मिल जाएगा, इसीलिए यहीं घर बैठो और घर का काम करो। अवनी की बात के आगे गौतम कुछ कह नहीं पाया। गीता भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और गुस्से भरी निगाहों से गौतम को देखने लगी। अब जाओ, यहाँ खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो? जाकर खाना बनाओ। गीता की तीखी आवाज सुनकर गौतम किचन की तरफ चला गया। अगर दाल में नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वह सारी दाल तुम ही बैठकर खाना। गीता ये कहते हुए अपने सिर को दबाने लगी। अपनी मॉम को इस तरह देखते ही अवनी उनके पास आकर बैठ गई। अवनी बेटा, क्यों जिद ले रखी है इस आदमी के साथ रहने की? अरे तेरे सामने इतना बड़ा रिश्ता है और तू उसे ठुकरा रही है। भगवान बहुत ही कम लोगों पर ही मेहरबान होते हैं, उनका आशीर्वाद मत ठुकरा। तलाक दे दे इस आदमी को। मॉम, आप ये बात कितनी बार भी दोहरा लीजिए, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। मेरा जवाब वही रहेगा, मैं गौतम को तलाक नहीं दूंगी। आखिर उसे तलाक देने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। उसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, मेरा हर कहा मानता है और तो और अपनी पूरी कोशिश करता है। अब अगर बात नहीं बन पाती तो इसमें इसकी क्या गलती? गीता ये बात कहकर सोफे से उठकर वहां से जाने लगी। तुझे तो कहना ही बेकार है। जब अपने बच्चे ही खुद की जिंदगी बर्बाद करने की ठान चुके हो तो माँ बाप भी क्या करेंगे? ये बात बड़बड़ाकर गीता कमरे में चली गई। अनिल भी परेशान होकर दरवाजे से बाहर निकल गया। वहीं गौतम ने किचन में रहकर अवनी की ये बात सुन ली थी। आज खुद के लिए अवनी के दिल में जगह देखकर उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शनाया की सगाई होने के बाद गायत्री देवी आगे की प्लानिंग में जुट चुकी थी। रघुवीर पंडित के बेटे के साथ शनाया की सगाई करवाकर उसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद नजर आ रही थी। साथ ही एक उम्मीद उसे इस बात की भी थी कि मैरियट ग्रुप जोधपुर में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने जा रहा था, जिसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर फर्म्स ने अपनी एप्लीकेशंस भेजी थी, जिनमें से एक है
अग्रवाल ग्रुप। अपने पति हिम्मत अग्रवाल के जाने के बाद गायत्री देवी ने सारा बिजनेस अपने कंट्रोल में कर लिया था, पर कुछ सालों से कंपनी लॉस में जा रही थी और गायत्री देवी किसी भी हाल में अग्रवाल ग्रुप को फिर से टॉप पर लाना चाहती थी और इसके लिए उनका डिजाइन सिलेक्ट होना बहुत जरूरी था। और ये बात अवनी अच्छे से जानती थी। भले ही दादी सा ने अवनी के परिवार को घर से अलग किया था और अवनी अभी भी अग्रवाल ग्रुप में एज अ डिजाइनर काम कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसके काम से खुश होकर वो उन्हें वापस अपनाएगी। अवनी को मैरियट ग्रुप के प्रोजेक्ट की बात का पता लगते ही वो अपना सारा काम छोड़कर दिन रात डिजाइन बनाने में जुट गई। उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। आफ्टर ऑल मुंबई के टॉप कॉलेज से अवनी ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई में टॉप किया था और उसका सपना था कि उसे एक दिन दादी सा अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनाएंगी। अगर मैरियट ग्रुप प्रोजेक्ट में अवनी का डिजाइन चुन लिया गया तो उसे अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। गौतम जब जब अवनी को रात में काम करते हुए देखता तब तब उसे ख्याल आता कि वो अभी के अभी अभिनव को फोन कर एक झटके में अवनी का डिजाइन सिलेक्ट करवा दे। पर अवनी के डिजाइन को देखकर उसे कॉन्फिडेंस था कि अवनी का ही डिजाइन सिलेक्ट होगा और वो बिना वजह अवनी की सेल्फ सक्सेस के रास्ते में नहीं आना चाहता था। और इसलिए डिजाइन सिलेक्शन मीटिंग के दिन गौतम सिर्फ अवनी को दही शक्कर खिलाकर ऑल द बेस्ट कहते हुए उसे अग्रवाल ग्रुप ड्रॉप करता है और इस प्लानिंग में लग जाता है कि अवनी जब शाम को वापस घर लौटेगी तो वो कैसे उसकी जीत को सेलिब्रेट करेगा। वहीं अवनी भी कॉन्फिडेंट थी कि आज शायद दादी सा के मन में उसके प्रति जो गुस्सा था वो डिजाइन देखकर दूर हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग अपने अपने डिजाइन लेकर आ चुके थे। अवनी गायत्री देवी के पास चली जाती है। दादी सा, मेरा डिजाइन। गायत्री देवी अवनी के हाथ से डिजाइन लेकर देखने लगी। ठीक है, वहां बैठ जाओ। गायत्री देवी ने बड़ी सी चेयर के चारों तरफ लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। अवनी ने जैसे ही मुड़कर उस कुर्सी पर नजर डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने नील बैठा था, जिसकी आंखों में अब तक बदले की आग भड़क रही थी। अवनी ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और अगले ही पल उसके पास जाकर बैठ गई। अवनी, तुम क्यों यहां अपना टाइम बर्बाद करने आई हो? इससे अच्छा तो तुम अपने उस सुमेर पैलेस के आशिक से कहती तो वो तुम्हारा डिजाइन एक झटके में सिलेक्ट करवा देता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तुम्हें उसके साथ एक रात ही तो गुजारनी पड़ती। मेरी छोड़ो, भूलो मत सिर्फ दादी सा की वजह से ही तुम इस कुर्सी पर बैठे हो, वरना तुम ये जगह डिजर्व नहीं करते। तुम्हारा आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नील ये बात सुनकर अपने आसपास देखने लगा। हालांकि गुस्से से उसका शरीर गर्म हो चुका था, लेकिन इस वक्त वो बात आगे बढ़ाकर गायत्री देवी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, पर वो अवनी को बिना सबक सिखाए ऐसे जाने भी नहीं देना चाहता था। देखते ही देखते वो घड़ी आ जाती है जिसका सभी को इंतजार था। कॉन्फ्रेंस रूम में अवनी और घर में गौतम दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस पल का जब गायत्री देवी अवनी का नाम लेगी। गौतम से और रहा नहीं जाता और वो अवनी को कॉल लगाता है, पर अवनी गौतम का कॉल नहीं उठाती है। कुछ घंटों बाद वो फिर से अवनी को कॉल करता है, पर अवनी का कॉल स्विच्ड ऑफ आता है। गौतम अब टेंशन में आ जाता है। उसे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आती है कि अवनी ठीक नहीं है। वो अवनी के ऑफिस में लैंडलाइन पर कॉल करता है और उसे पता चलता है कि अवनी बहुत पहले ही ऑफिस से निकल चुकी थी। ऐसा क्या हुआ अवनी के साथ ऑफिस में? क्या नील अवनी से अपना बदला लेने में कामयाब हो गया? क्या अवनी दादी सा का प्यार फिर से जीतकर अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बन जाएगी, या फिर गौतम का डर सच साबित होगा? गौतम अवनी को ढूंढने जाने ही वाला होता है कि तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। गीता हॉल में ही बैठकर टीवी देख रही थी। गौतम ने किचन से बाहर निकलकर जैसे ही दरवाजा खोला तो वो भौचक्का रह गया। सामने अवनी खड़ी थी और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। इससे पहले कि गौतम कुछ पूछता,
अवनी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अवनी का इस तरह वहां से चले जाना गौतम को समझ नहीं आया। उसने एक नजर गीता को देखा, लेकिन गीता की आंखें टीवी में चल रहे प्रोग्राम पर थीं। गौतम अगले ही पल अवनी के पीछे चला गया। रूम में जाते ही उसने देखा अवनी खिड़की के पास खड़ी थी। गौतम की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। वो हिम्मत करके अवनी के पास चला गया। अवनी, क्या हुआ? तुम ऐसे परेशान क्यों हो? उस नील ने कुछ किया? गौतम प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ये बात सुनकर गौतम दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। क्या हुआ? तुम्हारा डिजाइन सेलेक्ट नहीं हुआ? ये बात सुनते ही अवनी की आंख से आंसू गिरकर उसके गालों पर आ गए। हाँ, मैं फेल हो गई गौतम। इम्पॉसिबल, तुम फेल हो ही नहीं सकती। तुम्हारा डिजाइन परफेक्ट था। तुम्हें क्या पता परफेक्ट डिजाइन क्या होता है? सॉरी गौतम, आई नो तुम सिर्फ मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि मेरी डिजाइन सिलेक्ट नहीं हुई, जितना दुख इस बात का है कि दादी ने नील का डिजाइन सिलेक्ट कर लिया है। क्या? दादी सा ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम्हारे डिजाइन से मुकाबला वह नील कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी डिजाइन सच में बेस्ट थी। अब क्या फर्क पड़ता है मेरा डिजाइन कैसा था, कितना अच्छा था? इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। आखिर दादी सा तुम्हें और नील को कंपेयर भी कैसे कर सकती हैं? I mean, वो कहाँ और तुम कहाँ? अवनी, इन सब के पीछे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। दादी सा ने नील का डिजाइन दिखाने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है। एक बार डिजाइन मेरिट में सबमिट होके सिलेक्ट हो जाए तभी वो हम सबको डिजाइन दिखाएंगी, ताकि वो डिजाइन लीक ना हो। आज नहीं तो कल लोगों को सच तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि दादी सा को डिजाइन सबके सामने लाना तो पड़ेगा ही। ज्यादा दिन तक वो छुपा कर तो नहीं रख सकती। ये बात सुनकर अवनी आगे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन गौतम की आंखों में आग भड़क चुकी थी। वो अब जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच करने वाला था। उसे पक्का यकीन था कि गायत्री देवी ने जानबूझ के अवनी के साथ पिछले दिनों का बदला लिया है, और गौतम का शक सही साबित होता है जब अग्रवाल ग्रुप में दादी सा नील को डिजाइन मेरिट ग्रुप में सबमिट करने के लिए देती हैं, और नील डिजाइन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसका बनाया हुआ डिजाइन नहीं है बल्कि अवनी का डिजाइन है। दादी सा, इसका मतलब आपने अवनी का डिजाइन मेरे नाम से रिप्रेजेंट किया है? हाँ, ये डिजाइन अवनी का ही है, लेकिन वो मेरी कंपनी में डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट डिजर्व नहीं करती। वैसे भी उसने और उसके पति ने मिलकर हमारे परिवार के नाम पर कीचड़ मल रखा है। अब मैं परिवार का नाम इससे ज्यादा खराब होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम अग्रवाल परिवार का होने वाला कल हो, और तुम ये ज्यादा डिजर्व करते हो। ठीक है दादी, लेकिन अवनी को इस बात का पता चल गया तो क्या? उसका पति कौन सा कोई राजकुमार है कि वो हमसे पंगा लेगा? घर से निकाल ही चुकी हूँ। ज्यादा नाटक किया उसने तो नौकरी से भी निकाल दूंगी। शनाया की सगाई के दिन उसके बेकार पति के लिए मेरी इंसल्ट हुई थी ना। अब देखो क्या क्या होता है उन दोनों के साथ। एक तरफ गायत्री देवी अवनी से बदला लेने का पहला कदम बढ़ा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ गौतम अवनी को दुखी नहीं देख पा रहा था। वो मान ही नहीं सकता था कि नील जैसा अय्याश आदमी, जिसे सिर्फ पार्टी करने का शौक है, वो अपने दिन रात डिजाइन बनाने में लगाएगा। और गौतम को यह भी पता था कि गायत्री देवी कितनी एम्बिशियस है। वो अवनी को नीचा जरूर दिखाना चाहती थी, पर वो उसके लिए मैरियट ग्रुप का प्रोजेक्ट खोने का रिस्क नहीं लेने वाली थी। तो फिर अवनी के डिजाइन से बेटर डिजाइन उसे कहां से मिला होगा? गौतम मुंशी जी को कॉल लगाकर उनसे फाइंड आउट करना चाहता है कि क्या नील या गायत्री देवी ने किसी इंटरनेशनल डिजाइनर का काम चुराया है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस था कि राजस्थान में क्या इंडिया में भी कोई भी अवनी के इस डिजाइन को बीट नहीं कर सकता था। देखते ही देखते दिन निकल गया। अवनी अनिल और गीता से ऑफिस में क्या हुआ छुपाती है, और गौतम से भी कहती है कि इस बारे में वो उनसे कुछ ना कहे। अवनी ऑफिस के लिए निकली, और अभी भी उसकी आंखों में
वही मायूसी छाई हुई थी। गौतम अवनी के साथ ऑफिस जाना चाहता था। वो उसे उदास अकेले में नहीं छोड़ना चाहता था, पर गीता को लगता है कि गौतम घर के कामकाज में कामचोरी करना चाहता है, और तब वो पैर दर्द का बहाना बनाती है और गौतम से अपने पैर दबवाती है। वो गौतम को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती कि वो मुंशी जी या अभिनव से ये पता कराए कि अग्रवाल ग्रुप में क्या हो रहा है। बार बार उसके दिमाग में अवनी का वो मायूस चेहरा आता रहता है, पर वो जितने भी बहाने बनाए, गीता उससे कोई ना कोई काम कराती ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी ने अभिनव गुप्ता के पास अवनी का डिजाइन भेज दिया, जिस पर अब नील का नाम लिखा था। अभिनव ने एक ही नजर में आने वाले प्रोजेक्ट के लिए उस डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया। पूरी कंपनी में खुशी का माहौल छाया हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी शनाया और नील को थी, क्योंकि नील अब कंपनी का डिजाइन डायरेक्टर बन चुका था। वहीं अवनी को कंपनी में आते ही कुछ अलग सा फील होने लगा। इससे पहले कि वो किसी से कुछ पूछती, शनाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और फिर बोली, जाओ जाकर नील का कैबिन साफ करो, वो आता ही होगा। मैं उसका कैबिन साफ क्यों करूं? मैं यहाँ उसका काम करने नहीं आती, कंपनी का काम करने आती हूँ। शनाया उससे मुस्कुराकर बोली, तुम अब मेरे भाई I mean, डिजाइन डायरेक्टर के अंडर ही काम करने वाली हो, और उसने तुम्हारी ड्यूटीज चेंज करवा दी हैं। तुम्हारे पास कोई कैबिन नहीं है, जाओ जाकर ऑफिस साफ करो। इम्पॉसिबल नील, ये नहीं। शनाया तुरंत बोली, चुप, अब नील तुम्हारा बॉस है, इसलिए नील सर कहने की आदत डाल लो। नील का सोचना है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये बात सुनते ही अवनी की आंखें गुस्से में लाल हो गई। कहाँ है नील? मुझे उससे फेस टू फेस बात करनी है। शनाया फिर मुस्कुराकर बोली, नील अभी मैरिड ग्रुप के चेयरमैन के आने का वेट कर रहा है। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होने वाला है, तुम जाओ यहां से। इससे पहले कि शनाया आगे कुछ कह पाती, अवनी गुस्से में कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चली गई। कॉन्फ्रेंस रूम में केवल 2-3 लोग ही मौजूद थे जो टेबल साफ कर रहे थे। अभिनव गुप्ता के इंतजार में नील प्रोजेक्टर के सामने बैठा था। नील को सामने देखते ही अवनी का चेहरा गुस्से में भड़क गया। नील, तुमने मेरी ड्यूटीज चेंज करवाई हैं और मेरे कैबिन से मेरा सामान बाहर निकलवा दिया। हाँ, अब मैं तुम्हारा बॉस हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा। मैं अपना कैबिन छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुमसे पहले से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। मैं तुम्हारे अंडर हरगिज काम नहीं करने वाली। बात करते करते सडनली अवनी की नजर टेबल के कोने में रखे डिजाइन पर चली गई। उस डिजाइन को देखते ही अवनी के कदम वहीं थम गए, लेकिन इससे पहले कि वो आगे टेबल की ओर बढ़ती, नील उसके सामने आकर खड़ा हो गया। निकलो यहां से, सामने से हटो। ये कहते हुए अवनी ने गुस्से में नील को धक्का दे दिया। नील अगले ही पल टेबल के दूसरे कोने में जा गिरा। उसके सामने से हटते ही अवनी को टेबल पर रखा डिजाइन दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अवनी के सामने उसी का बनाया हुआ डिजाइन रखा था जिस पर मैरियट की स्टैंप लगी थी, लेकिन उसके खुद के साइन की जगह पर नील का नाम लिखा था। ये देखकर अवनी अपने आंसू नहीं रोक पाई। अवनी अगले ही पल डिजाइन लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन उसी वक्त नील ने उठकर डोर बंद कर दिया। हट जाओ सामने से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकतें करोगे। तुमने मेरी डिजाइन कॉपी कर ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी दादी सा से जाकर। कोई फायदा नहीं है, दादी सा इसके बारे में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नील की धमकी सुनकर अवनी का गला सूख गया। वहीं दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम से आ रही आवाजें सुनकर स्टाफ के सभी मेंबर्स एक दूसरे से बातें करने लगे और सेक्रेटरी ने उसी वक्त गायत्री देवी को इन्फॉर्म कर दिया। गायत्री देवी ये खबर सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम में आ गई। वो समझ गई थी कि अवनी को सच पता लग चुका होगा। वो जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर पहुंची तो अवनी और नील उसके सामने खड़े हो गए। स्टाफ के बाकी मेंबर्स भी घेरा बनाकर गायत्री देवी को देखने लगे। सब लोग अपना अपना काम करो। मैरियट के चेयरमैन आ ही गए हैं। उनके आने से पहले मुझे सब लोग अपने अपने काम करते हुए दिखने चाहिए। गायत्री देवी की बात सुनते ही सभी अपने अपने काम में लग गए।
गायत्री देवी उसी वक्त नील और अवनी के पास आई। ये क्या तमाशा लगा रखा है? नील ने मेरा डिजाइन चोरी किया है। मैरियट ग्रुप के चेयरमैन ने मेरी डिजाइन सिलेक्ट की है दादी सा। तो फिर ये नील मेरी डिजाइन को अपना कैसे कह सकता है? वो मेरी जगह पर डिजाइन डायरेक्टर कैसे बन सकता है? मैं ये सच अभिनव जी को बताकर रहूंगी। उनका जानना जरूरी है। अवनी की बातों से गायत्री देवी को गुस्सा आता है और वो अवनी का हाथ जोर से पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर ले जाती है। नील और शनाया को अवनी की ये हालत देखकर मजा आता है। तुझसे कहा ना, मैरियट के चेयरमैन के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती तो जाओ यहाँ से। जैसे तुम्हारा पति मुफ्त की रोटियां तोड़ता है तुम भी तोड़ो। डिजाइन के बदले तुम्हें बिना काम किए सैलरी और बोनस दे दूंगी, पर मेरे कंपनी का फेस तुम नहीं हो सकती। जाओ यहाँ से। ये कहते हुए गायत्री देवी जोर से अवनी को धक्का देती है और अवनी अपना बैलेंस लूज करके जमीन पर गिरने वाली होती है। ऑफिस के अंदर से सब लोग तमाशा देख रहे थे। नील और शनाया ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्हें लॉटरी लगी हो। और इससे पहले कि अवनी पूरे ऑफिस के सामने अपने मुंह के बल गिरे, गौतम उसे पकड़ लेता है और गुस्से से गायत्री देवी को देखने लगता है। अब क्या करेगा गौतम? यह सबको पता चल जाएगा कि गौतम ही है मैरियट ग्रुप का मालिक। क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? गौतम अवनी की आंखों में आंसू और शर्मिंदगी देखकर आग बबूला हो जाता है। उसका बस चलता तो अभी के अभी वो अग्रवाल ग्रुप की पूरी बिल्डिंग को मसल सकता था, गायत्री देवी के ईगो के साथ। पर इससे पहले वो कुछ करता, अवनी गौतम से प्लीड करती है कि उसे इसी वक्त घर ले जाए। उसके सिर में दर्द है। गौतम वैसे तो बिना गायत्री देवी को सबक सिखाए जाना तो नहीं चाहता था, पर अवनी का दर्द उससे और नहीं देखा जा रहा था और वो उसे कार में बिठाकर घर ले जाता है। पर वहां से जाते जाते वो गायत्री देवी और नील के रिलीव्ड स्माइल नोटिस करता है और कसम खाता है कि जैसे आज अवनी की सबके सामने बेइज्जती हुई है, वैसी ही बेइज्जती गायत्री देवी और नील की होगी। ड्राइव करते करते गौतम अवनी के बिखरे हुए बालों के साथ उसकी आंखों में आंसू नोटिस करता है। अवनी, क्या हुआ? दादी सा ऐसा क्यों? दादी सा सुनते ही अवनी सिसक सिसक के रोने लगती है। दादी सा ने मेरा बनाया हुआ डिजाइन नील को दे दिया। मैंने आज खुद अपनी आंखों से देखा। जो डिजाइन सिलेक्ट हुआ है वो मेरा है और अब उस डिजाइन पर मेरे नाम की जगह नील का नाम लिखा। लेकिन जब मैंने दादी सा से इस बात की वजह पूछी तो उन्होंने उल्टा मुझे ही धमकी दे दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दादी सा इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। क्या इन सब में दादी सा का हाथ है? और नील उनकी आड़ में ये उल्टे सीधे काम कर रहा है। गौतम का पारा चढ़ चुका था। वो उसी वक्त अभिनव को कॉल लगाने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को रोक दिया। वहीं अवनी गीता और अनिल को ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। ये बात सोचते हुए उसने अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए और दोनों घर के अंदर आते हैं। गौतम, मॉम डैड को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है अवनी। ठीक है, तुम जाओ किचन में, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। गौतम अवनी की मायूस आंखों में देखने लगा और अगले ही पल किचन में चला गया। किचन में आते ही उसने अभिनव गुप्ता को कॉल कर दिया। कहिए सर, कैसे याद किया? आज आपकी गायत्री देवी के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग हुई थी? हाँ सर, वहीं से अभी अभी निकला हूँ। वो हमारे नए शॉपिंग मॉल के प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग थी। और सर, कमाल की बात तो ये है कि उनके ही परिवार में से किसी नील का डिजाइन सिलेक्ट हुआ है। और सर, मैंने खुद वो डिजाइन देखा, वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस डिजाइन का मॉल बनने के बाद जोधपुर में तहलका मच जाएगा। अभिनव ने मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म की, लेकिन दूसरी तरफ गौतम का कुछ जवाब नहीं आया। फोन पर छाई चुप्पी की वजह से अभिनव का सिर पसीने से तरबतर हो गया। क्या हुआ सर? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मिस्टर अभिनव, इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप? जिस डिजाइन पर नील अग्रवाल का नाम लिखा है वो मेरी वाइफ अवनी ने बनाया है। क्या? सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी नील अग्रवाल और गायत्री देवी से बात करता हूँ। गायत्री देवी और नील की वजह से आज मेरी वाइफ की आंखों में आंसू है
और ये लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। उन दोनों के अलावा जो जो इसमें शामिल है, जल्द से जल्द सबका पता लगाइए। यस सर, डोंट वरी, अब ये लोग बचेंगे नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। और अब आगे क्या करना है, मैं आपको कल सुबह कॉल करके बताऊंगा। यस सर। ये बात सुनते ही गौतम ने फोन काट दिया और गुस्से में खिड़की के बाहर देखने लगा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। गायत्री देवी, अब देखो मैं क्या करता हूं। बस बहुत हुई तुम्हारी मनमानी। अवनी की आंखों में आए आंसू की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। खाना खाकर गीता और अनिल जल्दी सो चुके थे, लेकिन अवनी की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। गौतम भी उसे बेचैन देखकर सो नहीं पा रहा था। जैसे तैसे रात काटने के बाद गौतम सुबह अवनी को छोड़ने ऑफिस चला गया। गौतम इससे पहले भी कई बार अवनी को छोड़ने अग्रवाल ग्रुप आ चुका था, लेकिन आज उसके आने की वजह कुछ और थी। उसने सुबह उठते ही अभिनव को सारी प्लानिंग समझा दी थी। जिस प्लानिंग के मुताबिक ही आज अग्रवाल ग्रुप में सारी चीजें होने वाली थी। ऑफिस आते ही गौतम ने कार पार्किंग में लगा दी और एक टक बिल्डिंग को देखने लगा। अवनी उसी वक्त पार्किंग के पास रखे टेबल पर चली गई, जहां एक 40-45 साल का बूढ़ा बैठा था। इससे पहले कि गौतम कार से उतरकर अवनी के पास जाता, उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। मोबाइल पर अभिनव गुप्ता का नाम देखते ही उसने कॉल उठा लिया और अवनी को देखने लगा। सर, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। अब सिर्फ आपके बताए हुए नाटक की शुरू होने की देर है। मिस्टर अभिनव, ध्यान रहे, किसी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। सर, मैं आपकी कही एक एक बात को अच्छे से समझ गया। ट्रस्ट मी, आई विल नॉट लेट यू डाउन। गुड। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया और कार से उतरकर अवनी को देखने लगा। अवनी के चेहरे पर अभी तक गायत्री देवी का डर बना हुआ था। अवनी, दादी सा की बात के बारे में ज्यादा मत सोचो। आखिर सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता है। और तुम देखना, दादी सा यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बिना नहीं कर पाएगी। अगर तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो तो अग्रवाल ग्रुप भी मैरियट ग्रुप से पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा। गौतम की बातों को अवनी सीरियसली नहीं ले रही थी, पर इससे पहले कि अवनी कुछ जवाब दे पाती, उसे नील सामने से आता हुआ दिखाई दिया। नील आते ही अवनी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वाह, कल के तमाशे के बाद तुम आज ऑफिस फिर से आ गई, वो भी इस लूजर के साथ। क्या देख रही हो? अपने बॉस के सामने इस तरह अकड़ में खड़ी मत रहो। बॉस और तुम शक्ल देखिए कभी आईने में। भूलो मत, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, इसीलिए ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिर जाओ। ये बात सुनते ही नील ने अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। हो, तो मेरी बहन को इंसाफ दिलाने उसका निठल्ला पति आया है। यार, तुम्हारी बातों से मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो ही जाएगा, उसे तो अब कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन थोड़ी देर में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगा और फिर। ये बात कहते हुए नील अवनी को मुस्कुराते हुए देखने लगा। थैंक यू अवनी, अपनी डिजाइन के लिए। यह बात सुनते ही गौतम ने नील का कॉलर पकड़ लिया। गौतम का सब्र अब टूट चुका था। अवनी ने उसी वक्त गौतम को पकड़कर पीछे कर लिया। अवनी ये बात अच्छे से जानती थी कि नील कितना बड़ा गुंडा है। नील पीछे हटकर कपड़े ठीक करने लगा और मुस्कुराते हुए ऑफिस के अंदर चला गया। गौतम एक टक उसे जाता हुआ देखता रहा और कुछ ही देर बाद अवनी के साथ वो भी अंदर चला गया। अग्रवाल ग्रुप के अंदर जाते ही गौतम वेटिंग रूम में बैठ गया और अवनी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली गई, जहां आज नील का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी गायत्री देवी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आते ही अवनी ने देखा गायत्री देवी और नील उसका डिजाइन टेबल पर रखकर अभिनव गुप्ता का इंतजार कर रहे थे। वहीं टेबल के आसपास ऑफिस के कई लोग बैठे थे, लेकिन अवनी को आज बैठने की भी परमिशन नहीं थी। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे से अभिनव की सेक्रेटरी अंदर आ गई और बड़े ध्यान से टेबल पर रखा डिजाइन देखने लगी। सेक्रेटरी को देखते ही गायत्री देवी के मन में सवाल चलने लगे।
देखते ही देखते सेक्रेटरी ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रख दी और कुर्सी पर बैठ गई। अभिनव सर नहीं आए अभी तक, उनकी जगह पर आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैं यहां कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं आई, मैं ये बताने आई हूं कि मिस्टर नील के साथ मैरियट ये डील कैंसिल कर रहा है। सेक्रेटरी की बात सुनते ही नील और गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अवनी भी हक्की बक्की अपने आसपास देखने लगी। आपको कोई गलतफहमी हुई है, आज तो मिस्टर नील के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना था। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये चेयरमैन सर का ही ऑर्डर है। नील का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। क्या ये चेयरमैन सर का ऑर्डर है, या फिर तुम अपने मन से ही बातें बनाई जा रही हो? मुझे इस सर से बात करनी है, कहां है वो? चुप रहो नील, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गायत्री देवी ने उसी वक्त नील को डांटकर कुर्सी पर बिठा दिया। सेक्रेटरी का गुस्से भरा चेहरा देखते ही वो मौके की नजाकत को समझ चुकी थी। आई एम सॉरी, वो दरअसल मिस्टर नील को शायद इतनी समझ नहीं है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन ये अचानक कॉन्ट्रैक्ट ना करने की बात। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ कह पाती, सेक्रेटरी ने उसकी बात काट दी और नील को घूर कर देखने लगी। मैं यहां आपको सिर्फ ये बताने आई हूं कि मैरियट अब से मिस्टर नील के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। लेकिन मेरी चेयरमैन सर से कल ही बात हुई है, उन्हें मेरा डिजाइन बहुत पसंद आया था और अचानक एक ही रात भर में वो अपना फैसला कैसे बदल सकते हैं? आपका डिजाइन? अगर सच में डिजाइन आपने ही बनाया है तो फिर आपको इसके बारे में पता होगा ना मिस्टर नील। ये बात कहते हुए सेक्रेटरी ने टेबल से फाइल उठाकर नील की तरफ सरका दी। फाइल खोलते ही नील का गला सूख गया। हमने आपके बारे में पता किया है, आपने तो अपनी कॉलेज स्टडीज भी पूरी नहीं की, बीच में ही छोड़कर भाग गए थे, तो फिर आपके पास डिजाइनर की डिग्री कहां से आई? और तो और आपके अब तक के बनाए हुए सारे डिजाइन्स भी हमने देखे हैं, उनमें से एक भी डिजाइन ऐसा नहीं था जिसे देखकर आपको काम दिया जाए। तो फिर आपको अचानक क्या हो गया कि आपने इतना अच्छा डिजाइन बना दिया? प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। सेक्रेटरी की बात सुनते ही नील और गायत्री शर्म से सिर झुकाकर एक दूसरे को देखने लगे। गायत्री देवी को अंदाजा भी नहीं था कि उसका झूठ इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। वहीं सेक्रेटरी की आंखों में अभी तक गुस्सा भरा हुआ था। आप दोनों जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी को मिलकर लूट रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी इन करतूतों की वजह से आपको जेल भी हो सकती है, इस बात का अंदाजा भी है आप दोनों को। अपनी बात पूरी कर सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोगों को देखने लगी और अगले ही पल गेट से बाहर निकल गई। सेक्रेटरी के जाते ही कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। गायत्री देवी और नील किसी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। वहीं अवनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके कानों में कुछ समय पहले गौतम की कही हुई बातें गूंज रही थी। गौतम ने तुक्का लगाया था या सच में उसे कुछ पता था? क्या अवनी को हो गया है गौतम पर शक? अब क्या होगा गायत्री देवी का अगला कदम? आगे और क्या करने वाला है गौतम? आखिर क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? सभी की नजरें नील और गायत्री देवी पर टिकी थी। उन्हें देखकर सभी एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करने लगे और फिर कुछ ही देर बाद सभी लोग एक एक कर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भी सभी के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ नील अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था और साथ ही गायत्री देवी भी हैरान थी। आखिर ये सब हुआ कैसे? एक रात में आखिर चेयरमैन का मूड कैसे बदल गया? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई है। हाँ, और मैं जानता हूं कि कौन है। ये कहते ही नील गुस्से में गेट से बाहर निकल गया। उसका गुस्से भरा चेहरा देखकर गायत्री देवी तुरंत उसे रोकने के लिए पीछे पीछे चली गई। वहीं दूसरी तरफ अवनी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो ये बात बताने के लिए गौतम के पास वेटिंग रूम में आ गई। गौतम अवनी का खिला हुआ चेहरा देखते ही सारी बातें समझ चुका था। गौतम, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने जैसा कहा था वैसा। अवनी आगे कुछ बोलती उससे पहले नील वहां पहुंच गया। उन दोनों को हंसते हुए देखकर
नील ने कहा, अच्छा तो ये सब तुमने किया है। आखिर तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना अवनी? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुमने मेरा डिजाइन चुराया, धोखे से उस पर अपना नाम भी लिखा, और अब जब सच सबके सामने आया है तो इसका जवाब तुम मुझसे मांगने आए हो। हाँ, बताओ ऐसा क्या किया है तुमने रातों रात? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रोजेक्ट को लेने के चक्कर में तुमने चेयरमैन से कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो? ये कहते हुए नील अवनी के पास आने लगा, लेकिन गौतम ने उसी वक्त गुस्से में उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बस बहुत हुआ। इसके आगे अपने गंदे मुंह से अवनी के खिलाफ एक भी शब्द निकाला तो मैं तेरा क्या हाल करने वाला हूं वो तू सोच भी नहीं सकता। क्या करेगा? मारेगा? अबे तेरे जैसे मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूं, साले खुद की बीवी तो संभलती नहीं और मुझे धमकी दे रहा है। पता नहीं किस किस से अपना मुंह काला कराए फिर रही है। कल गई होगी चेयरमैन के पास अपने हुस्न का जादू चलाने, तभी तो उन्होंने रातों रात मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया। गौतम गुस्से में आग बबूला हो चुका था। उसने आव देखा न ताव और नील के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। नील अगले ही पल जमीन पर गिर गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। साले तेरी ये हिम्मत! नील अपनी नाक से खून साफ कर गौतम को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गौतम ने उसी वक्त कसकर उसका कॉलर पकड़ लिया। आगे एक भी शब्द बोलने से पहले सोच लेना, वरना ये तो कुछ नहीं है, तेरी इससे भी बुरी हालत होगी। अवनी ने पहली बार गौतम को इतने गुस्से में देखा था। उसने उसी वक्त आगे आकर गौतम का हाथ पकड़ लिया। गौतम छोड़ो, इस आदमी से मुंह लगने का मतलब है अपना मुंह खराब करना। चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। ये कहते हुए अवनी गौतम को लेकर वहां से निकल गई, लेकिन उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को बात करने का नया टॉपिक मिल चुका था। सभी एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर कर रहे थे, लेकिन नील बिना किसी बात पर ध्यान दिए अवनी और गौतम को जाते हुए देख रहा था। हाँ, निकल जाओ यहां से। गार्ड्स, निकालो इन दोनों को और आज के बाद यहां नजर ना आए ये दोनों। नील ये कहते हुए गुस्से में अपने कैबिन में जाने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि कुछ सेकंड्स नील के आसपास अंधेरा छा चुका था। उसने जैसे ही घूम कर देखा तो सामने गायत्री देवी दिखाई दी। दादी सा, क्या हुआ? गायत्री देवी का चेहरा गुस्से से बुरी तरह लाल था। गायत्री देवी को देखते ही आसपास खड़े लोग अपने अपने काम में लग गए। चुप, बिल्कुल चुप। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो ऑफिस के लोगों के सामने तमाशा कर रहे हो? आखिर तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? सॉरी दादी सा, वो मैं गुस्से में था क्योंकि ये सब जिसने भी किया है मैं उसका पता कर लूंगी, इसीलिए तुम अब चुप रहो। कुछ नहीं करोगे, मैं खुद चेयरमैन के पास जा रही हूँ। ये बात कहकर गायत्री देवी मैरियट ग्रुप के लिए निकल जाती हैं। नील अपने गाल पर हाथ रखकर बहुत देर वहीं खड़ा रहा। वहीं दूसरी तरफ अवनी और गौतम कार लेकर घर जाने के लिए निकल गए। अवनी मन ही मन खुश भी थी और कहीं ना कहीं वो गौतम को गुस्से में देखकर हैरान भी थी। थैंक यू नील से मेरी। अवनी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी बात करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो नील ही क्यों ना हो। ये बात सुनकर अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे तब तुमने इतने कॉन्फिडेंस से कहा था कि आज दादी सा का सच सबको पता लग जाएगा, और आज सच सबके सामने आ भी गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? ये बात सुनते ही गौतम एक पल के लिए सकपका गया। मुझे कैसे पता होगा? हाँ, बस मुझे इस बात का यकीन था कि इतनी बड़ी कंपनी में कोई इतनी आसानी से हेरा फेरी तो नहीं कर सकता, और फिर सच को सबके सामने आने से कौन रोक सकता है भला? हाँ, ठीक कहा तुमने। दोनों इसी तरह बात करते हुए घर की तरफ निकल गए। वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह पूछने के लिए अभिनव गुप्ता के ऑफिस में पहुंच चुकी थी। गायत्री देवी को सामने देखते ही अभिनव सारी बातें समझ चुका था। कहिए गायत्री जी। अभिनव जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है,
नील के डिजाइन में कोई कमी नहीं है। मैंने खुद वो डिजाइन चेक किया है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को मना करते हैं तो अग्रवाल ग्रुप के साथ साथ आपकी कंपनी का भी लॉस होगा। ऐसा